प्रीतम, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम जीएस में आपका स्वागत है। टॉपिक वाइज MCQ श्रृंखला के अंतर्गत आज का सब्जेक्ट है फिजिक्स। फिजिक्स सब्जेक्ट के अंतर्गत आज का टॉपिक है लाइट्स यानी कि प्रकाश। प्रकाश से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होगा उसका मैं फटाफट एवं सटीक डिस्कशन करवाऊंगा, ताकि आने वाले जो भी प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं उसमें आपको काफ़ी लाभ साबित होगा, काफ़ी कारगर साबित होगा। इस प्रश्न से आपको मदद मिलेगा। तो मैं सीधे आपको टॉपिक पर लिए चलता हूं। इससे पहले हमने आपको लाइट संबंधित एक सेट का डिस्कशन करवाया, जिसमें 1 से लेकर के 3 सेट का डिस्कशन था और कुल 60 प्रश्नों का डिस्कशन फटाफट करवाया। अब मैं 4 से आगे सेट का डिस्कशन करवाऊंगा। तो मैं सीधे आपको टॉपिक पर लिए चलता हूं। प्रश्न 1 में दिया हो कि साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है। तो भुरली परावर्तन और व्यतिकरण, बहुलित अपवर्तन और परिक्षेपण। उसके बाद दिया हुआ है अपवर्तन और परिक्षेपण। और डी में दिया हुआ ध्रुवण और व्यतिकरण। इसका सही और सटीक उत्तर हो जाएगा आपको भूलनी परावर्तन और यानी कि परावर्तन और व्यतिकरण के कारण जो है साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग का बनना दिखाई पड़ता है। प्रश्न 2 में दिया कि वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। ए में दिया है कि उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, उत्तल दर्पण का या अवतल दर्पण का। पीछे से आने वाले जो भी पश्च दृष्टि से जो भी वस्तुएं आती हैं उनसे दिखाई देने के लिए हेडलाइट, मतलब उसमें जो एक शीशा लगा हुआ रहता है गाड़ी के पीछे देखने के लिए, उसमें जो है आपको उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण में क्या होता है, पूरे दूर का व्यू दिखाई देता है, बहुत दूर का व्यू दिखाई देता है उत्तल दर्पण में। प्रश्न 3 में दिया निम्न में से क्या वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है। 3 में क्या वायुमंडलीय अपवर्तन का। तो ए में दिया हुआ है सूर्य का अपने वास्तविक उदय से 2 या 3 मिनट पहले दिखाई देना। सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना। डी में रात के समय तारों का टिमटिमाना। डी में सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई दिखाई देना। तो ये रीजन हो जाता है आपको अपवर्तन का। सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज़्यादा या कम दिखाई देना, ये अपवर्तन के कारण होता है। फिर दिया हुआ सी में दिया हुआ कि रात के समय तारों का टिमटिमाना, ये जो होता है तारों का टिमटिमाना भी अपवर्तन के कारण होता है। बी में दिया कि सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई पड़ना परिकिरण के कारण, और सूर्य अपने वास्तविक उदय से 2 या 3 मिनट पहले दिखाई पड़ना। तो इसका सही रीजन हो गया ऑप्शन बी, अपवर्तन के कारण नहीं है। 4 में रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण कौन सा है। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो रोगियों का दांत देखने के लिए अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन बी। ये जो होता है गाड़ी के हेडलाइट में इस्तेमाल किया जाता है अवतल दर्पण का। प्रश्न 5 में दिया वाहनों के अग्रदीप में किस प्रकार का दर्पण प्रयोग किया जाता है। समतल, उत्तल, उसके बाद अवतल और परवलयिक दर्पण। तो दिया हो कि वाहनों के अग्रदीप में आगे जो दिखाई देने वाला होता है वो क्या होता है, वो होता है परवलयिक दर्पण होता है, ऑप्शन डी होता है। 6 में दिया दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं क्या। अवतल दर्पण लेते हैं, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। ये अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है दाढ़ी बनाने के लिए। प्रश्न 7 में इनमें से कौन सा सही है। 1/f बराबर 1/u माइनस 1/v। फिर दिया हुआ हमको 1f बराबर d/2। फिर दिया हुआ है सी में 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, यही सही है। 1/f बराबर फोकस दूरी बराबर, तो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न 8 में किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आँखों में कहाँ बनता है। कॉर्निया में, आइरिस में, प्यूपिल में, रेटिना पर। प्रतिबिंब बनता है आँख के रेटिना पर बनता है प्रतिबिंब। प्रश्न 9 में दिया है कि रेटिना का नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता क्या होता है। वास्तविक होता है, उल्टा होता है, छोटा। सही बात है, वास्तविक सीधा नहीं, ये नहीं। तो ये वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। प्रश्न 10 में दिया
व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? व्यक्ति के ऊंचाई के बराबर नहीं, व्यक्ति की ऊंचाई के आधी होनी चाहिए। सही है। सी में दिया कि व्यक्ति की ऊंचाई की चौथाई नहीं, व्यक्ति की ऊंचाई की दुगुनी नहीं। इसका सही और सटीक उत्तर होगा कि व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। 11 में दिया हुआ है कि जब कोई वस्तु दो समांतर दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या क्या होता है? ऐसे है, दो समांतर दर्पण के बीच में अगर कोई वस्तु को रखा जाता है तो इसका अनंत प्रतिबिंब बनता है, इन्फिनिट बनता है। इसका डी ऑप्शन होगा अनंत। प्रश्न 12 में दिया कि दो समतल दर्पणों के 90 डिग्री के कोण पर रखा गया प्रतिबिंब रखा गया है और उनके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है, तो दर्पण में मोमबत्ती के प्रतिबिंबों कितने बनेंगे? तो इसका बन जाएगा 3 प्रतिबिंब बनेगा। इसका क्या हो जाता है, जैसे क्या हो 360, इसका सूत्र होता है 360 बटे थीटा माइनस 1 होता है 360। ये सही से लिखा नहीं जा रहा है, 360 बाय थीटा माइनस 360। जैसे क्या हो गया इसमें, तो 360 बटे 90, 9 चौके 36, 4 होता है, 4 में से 1 गया यानी कि 3 होगा। प्रश्न 13 में दिया जब समतल दर्पणों की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पणों के बीच कितना कोण होना चाहिए? 3। तो 3 के लिए अभी जैसे था इससे पहले 90 डिग्री का होना चाहिए। फिर दिया हुआ प्रश्न 14 में दिया हुआ कि यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर अनंत है के बीच खड़ा हो तब उसके बीच कितना प्रतिबिंब है? 60 डिग्री दिया है, तो 360 360 बटे 6 करेंगे तो कितना हो गया, 6 6 36 6, तो 6 माइनस 1 यानी कि 5 प्रतिबिंब होगा। प्रश्न 15 में अभिसारी लेंस वह होता है जो किरणें फैलाती हैं, किरणें एकत्रित करती हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है या वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ये क्या होता है? अभिसारी लेंस जो है किरणें एकत्रित करता है, ऑप्शन बी। प्रश्न 16 में दिया हुआ कि अपसारी लेंस वह होता है जो किरणें फैलाता, किरणें एकत्रित करता, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता, वास्तविक प्रतिबिंब। ये किरणें एकत्रित करता वो अपसारी लेंस होता है, ऑप्शन बी। अपसारी लेंस ये किरणें एकत्रित करता है, किरणें फैलाता है, देखिए किरणें फैलाता, ऑप्शन ए इसका सही और सटीक उत्तर होगा। किरणें फैलाता है, अपसारी लेंस किरणें फैलाता है, अभिसारी लेंस क्या होता है? किरणें एकत्रित करता है। प्रश्न 17 में दिया है कि प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके आयाम द्वारा तरंगदैर्घ्य तीव्रता लेंस, यानी कि तरंगदैर्घ्य द्वारा प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। जैसे लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है, बैंगनी का सबसे कम होता है। इसका सही और सटीक उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न 18 में पानी में हवा का बुलबुला वैसा ही काम करेगा जैसा उत्तल दर्पण, समतल उत्तल लेंस, अवतल दर्पण और फिर क्या दिया हुआ कि अवतल लेंस। ये अवतल लेंस जो है अवतल लेंस के भांति काम करेगा, यानी कि प्रश्न 18 का ऑप्शन डी। प्रश्न 19 में हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, ये प्रकाश किस प्रकार के किरणपुंज है? अपसारी, बेतरतीब, समानांतर और ये डी में अभिसारी। तो ये सही उत्तर है समानांतर किरणपुंज है, ऑप्शन सी। प्रश्न 20 में दिया है कि डायोप्टर किसकी इकाई है? लेंस की क्षमता, लेंस की फोकस दूरी, प्रकाश की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता। ये लेंस की क्षमता को डायोप्टर बोलते हैं। इस प्रकार से सेट 4 का हमने 1 से 20 तक का जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न था उसका मैंने फास्ट एवं एक्यूरेट डिस्कशन करवाया ताकि आने वाले जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं इसमें आपको लाभ मिलेगा। 1 से 2 बार इसको निश्चित तौर पे देख लीजिए, आपका एक्यूरेसी जो होता है निश्चित तौर पे आपका सही होगा, गलती होने की संभावनाएं कम होंगी। तो मैं सीधे अब आपको सेट 5 पर लिए चलता हूँ। सेट 5 का पहला प्रश्न है कि धूप के चश्मे की क्षमता क्या होती है? 0 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर, 4 डायोप्टर। धूप के चश्मा का होता है 0 डायोप्टर, यानी कि 0 डायोप्टर होता है, उसका पावर क्या होता है? 0 डायोप्टर। प्रश्न 2 में दिया है कि एक लेंस का फोकसांतर 25 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता क्या होगा? +2 डायोप्टर, +4 डायोप्टर, -2 डायोप्टर, -4 डायोप्टर। इसका हो जाएगा +4 डायोप्टर, ऑप्शन बी। प्रश्न
3 में दिया है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है, तो इसकी क्षमता कितनी होगी? +2 डायोप्टर -2 -4D या +5D। इसका आपको सही हो जाएगा, आपको +5 डायोप्टर हो जाएगा, ऑप्शन डी। प्रश्न 4 में दिया यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस दूरी होगा कितना? 200 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर या डी में दिया 2 सेंटीमीटर। इसका सही उत्तर है 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। प्रश्न 5 में दिया एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा? इनमें से कोई नहीं, ये उसकी कैपेसिटी घट जाएगी, ऑप्शन ए। प्रश्न 6 में दिया हुआ है प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, यानी कि वर्ण विक्षेपण, रंग विक्षेपण, यही कहलाएगा, ऑप्शन डी। प्रश्न 7 में प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती हैं, क्योंकि प्रकाश किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। प्रिज्म की 2 सतहों पर किरणों के विचलन होता है। फिर सी में दिया हुआ है प्रिज्म की 2 सतहों पर किरणों का अपवर्तन होता है। फिर दिया हुआ इसमें आपको डी में दिया विभिन्न रंगों की किरणें का विचलन भिन्न भिन्न होता है। तो ये इसका डी में दिया कि विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन अलग अलग होता है, तो यही सटीक उत्तर होगा, ऑप्शन डी। प्रश्न 8 में दिया कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है? तो ये 7 रंगों के मेल से बना होता है श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन है? ये लाल सबसे कम होता है, बैंगनी सबसे अधिक विचलित होता है, तो बैंगनी होगा, ऑप्शन बी। प्रश्न 10 में श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण क्रम विचलित होता है वह है लाल, हरा, बैंगनी, पीला। सबसे अधिक कौन विचलित होगा? बैंगनी होगा, ऑप्शन दिया हुआ प्रश्न श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण कम विचलित होता है वो लाल रंग का वर्ण जो है कम विचलित होता है, सबसे अधिक विचलित होता है बैंगनी। प्रश्न 11 में दिया है कि प्राथमिक रंग कौन है? प्रकृति में पाए जाने वाले नहीं, इंद्रधनुष के रंग नहीं, श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम नहीं, वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते उसे प्राथमिक रंग बोलते हैं, ऑप्शन डी सही और सटीक उत्तर है। प्रश्न 3 में 3 मूल रंग कौन है? प्रश्न 12 में हरा पीला नहीं होगा, नीला पीला नहीं होगा, नीला लाल हरा, यही सही होगा, ऑप्शन सी। नीला लाल हरा को प्राइमरी कलर बोलते हैं, यानी कि प्राथमिक रंग बोलते हैं। इसके अलावा जो भी रंग होता है सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक रंग होता है। इन प्राइमरी रंग से मिलने से सेकेंडरी कलर बनता है, ऑप्शन सी और सटीक और सही उत्तर है। प्रश्न 13 में श्वेत प्रकाश को अपने विभिन्न रंगों के अलग होने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकीर्णन, परिक्षेपण, विवर्तन, वर्ण विक्षेपण, ये वर्ण का विक्षेपण बोलते हैं, ऑप्शन डी। प्रश्न 14 में निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? हरा है, पीला नहीं है, लाल, नीला है, तो इसका सही और सटीक उत्तर होगा, ऑप्शन बी। प्रश्न 15 में निम्नलिखित में से किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तरंगदैर्घ्य किस रंग का सबसे अधिक होता है? नीला, पीला, हरा, लाल। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, बैंगनी का सबसे कम होता है, ऑप्शन डी दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? ए में दिया हुआ है कि जो नारंगी और नीला, बी में श्वेत और काला, सी में पीला और नीला, लाल और हरा। तो ये 16 का आपको 16 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय जो होता है सर्वाधिक सुविधाजनक होता है। ये तो ये नारंगी और नीला नहीं होगा, श्वेत और काला नहीं होगा, पीला और नीला नहीं होगा, ये प्राइमरी कलर होना चाहिए, ये लाल और हरा होगा, ऑप्शन डी। प्रश्न 17 में किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह अवशोषित करता है, अपरिवर्तित करता है, परावर्तित करता है
और डी में दिया कि प्रकीर्णित करता है। तो इसका सही उत्तर है कि परावर्तित करता है। प्रश्न 18 में दिया हुआ कि हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देगा? हरा दिखाई देगा या बैंगनी दिखाई देगा या काला या लाल दिखाई देगा? तो ये काला दिखाई देगा, यानी कि हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में, हरा पत्ता लाल रोशनी में, काला दिखाई देगा। ऑप्शन सी। प्रश्न 19 में दिया हुआ कि कुछ परिवहन वाहनों में अतिरिक्त पीली बत्तियां लगाई जाती हैं। ऐसा इसीलिए किया जाता है क्योंकि बत्ती पीला होने से वाहन सुंदर दिखाई पड़ता है, ये है रीजन। या पीली बत्ती कम विद्युत ऊर्जा खर्चा करती है। या सी में दिया हुआ है कि पीला प्रकाश कोहरे को भेजता है जिससे सड़क साफ दिखाई पड़ता है, यही रीजन सही है। डी में दिया कि पीला प्रकाश सड़क पर चलते हुए व्यक्तियों की आंखों में चमक उत्पन्न नहीं करता, नहीं, रीजन सही है ऑप्शन सी। सेट जो 5 का अंतिम प्रश्न है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? कि एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है, एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है, सही है। फिल्टर से रंगों को अलग नहीं। डी में सी में दिया कि पौधों से रंगों को अलग किया जा सकता है। या डी में रंगों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। सही और सटीक उत्तर होगा ऑप्शन एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। इस प्रकार से सेट 5 का 1 से लेकर 20 प्रश्नों का हमने फटाफट एवं एक्यूरेट डिस्कशन करवाया, ताकि जो भी आने वाली प्रतियोगी परीक्षा है उसमें आपका एक्यूरेसी निर्धारित हो, एक्यूरेसी सही हो। तो मैं सीधे अब इस सेट का अंतिम प्रश्न लेकर आ रहा हूँ। ये सेट 6 है। सेट 6 का पहला प्रश्न देखिए, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा? लाल, हरा, नीला या पीला? लाल, हरा, नीला या पीला? कैसा दिखाई देगा? ये हरा दिखाई देगा, ऑप्शन बी। प्रकाश का रंग निश्चित किया जा सकता है वेग द्वारा, आयाम द्वारा, तरंगदैर्घ्य द्वारा, आवृत्ति द्वारा। तो ये तरंगदैर्घ्य द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, ऑप्शन सी। प्रश्न 3 में दिया, सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? 5, 6, 7, 8। ये 7 रंग का होता है प्रकाश का रंग। प्रश्न 4 में, यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? काला, नीला, नारंगी, लाल? ये काला दिखाई देगा, ऑप्शन ए। प्रश्न 5 में, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? लाल, पीला, नीला? पीला नहीं होगा। लाल, पीला, हरा, हरा पीला नहीं होगा। लाल, नीला, हरा यही होगा, यानी कि प्राइमरी कलर होगा, ऑप्शन सी। 6 में दिया हुआ है कि जो सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश कौन होता है? लाल, पीला, नीला या बैंगनी? सबसे कम होता है बैंगनी में, सबसे अधिक होता है लाल में, सबसे कम होता है बैंगनी में। इसका सही और सटीक उत्तर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न 7 में, जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों का समान अनुपात में मिलाया जाता है तो वो कौन सा होगा, कौन सा रंग होगा? जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो क्या बन जाएगा आपको? ए में मेजेंटा, सफ़ेद, काला और श्याम। ये सफ़ेद रंग बन जाएगा, यानी कि सभी रंगों का मिश्रण हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रश्न 8 में, फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है? प्रकाश छिद्र, शटर, लेंस या डी में दिया है फिल्म? ये कौन सा प्रकाश काम कर जाता है आपको? ये फिल्म काम करता है, ऑप्शन डी। प्रश्न 9 में दिया हुआ है कि कैमरे में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल, अवतल, वर्नाकुलर, वर्तुलाकार, समान मोटाई का? तो ये कौन सा लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये लेंस का जो है उत्तल लेंस का कैमरे में किया जाता है। प्रश्न 10 में, उम्र बढ़ने के साथ साथ निकट दृष्टि और दूर दृष्टि की वस्तुओं को फोकस करने में आँख की योग्यता में कमी कहलाती है? प्रेसबायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, हाइपरमेट्रोपिया या मायोपिया? ये कौन सा कहलाता है? ये कहलाता है आपको प्रेसबायोपिया, ऑप्शन ए। प्रश्न 11 में दिया हुआ है कि आइरिस का क्या काम है? आइरिस का क्या काम है? कि ए में दिया है कि आँख में आने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। बी में दिया हुआ है आँख में आने वाले प्रकाश की मात्रा को लौटाना। सी में दिया है कि प्रतिबिंब लेंस को चित्र भेजना।
डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही होगा कि आँख में जो आने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण करना होता है आइरिस का काम। प्रश्न 12 में रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता कैसे? वस्तु के बराबर लेकिन उल्टा, वस्तु से छोटा या सीधा, वस्तु के बराबर लेकिन सीधा। डी में दिया हुआ वस्तु से छोटा या बराबर। ये दिया रेटिना पर जो भी प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है? वस्तु से छोटा बनता है लेकिन उल्टा बनता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न 13 में आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है? रेटिना, कॉर्निया, आइरिस या आईबॉल? कौन सा किया जाता है इसमें? ये आइरिस करता नियंत्रित। ऑप्शन इसका सी सही उत्तर होगा। प्रश्न 14 में नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रत्यारोपित किया जाता है? कॉर्निया, लेंस, रेटिना या पूरी आँख? किसका प्रतिरोपण किया जाता है? ये कॉर्निया का। प्रश्न 15 मनुष्य की आँख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती है? कॉर्निया से, नेत्र तारा से, रेटिना से या लेंस से? ये रेटिना से होता है। सही उसका सटीक उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न 16 में दिया हुआ कि स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 50 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर? ये होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी। प्रश्न 17 में यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष है? ये उसकी दृष्टि में निकट दृष्टि दोष है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न 18 में दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है, क्या देख सकता है? दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति क्या देख सकता है? नज़दीक स्थित वस्तु के स्पष्ट देख सकता है लेकिन दूर वाला नहीं देख सकता है। दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं, नज़दीक एवं दूर के वस्तु को स्पष्ट नहीं, ना ही नज़दीक ना ही दूर। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको नज़दीक वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। प्रश्न 19 में निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो ये निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी। और दूर दृष्टि में उत्तल लेंस। प्रश्न 20 में कि दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। नहीं, दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन नज़दीक की नहीं। निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, यही सही उत्तर है। वस्तु तिरछी नहीं है, वस्तु उल्टी नहीं। सही और सटीक उत्तर है ऑप्शन बी। इस प्रकार से सेट 7 का हमने 1 से लेकर के 20 प्रश्न का फटाफट डिस्कशन एवं रिवीजन करवाया ताकि आने वाले जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं इसमें आपको काफ़ी लाभदायक और कारगर साबित होगा। आपका एक्यूरेसी बढ़ेगा। इसका आप नियमित तौर पर 1-2 बार नियमित तौर पर इसका आप अध्ययन करें। तो 1 से लेकर के 20 प्रश्नों का हमने डिस्कशन करवाया। 3 यानी 4, 5, 6 यानी कि सेट 3 का 60 प्रश्नों का फटाफट रिवीजन डिस्कशन करवाया।